Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our channel Study With. As you know that कि हमने अपने लास्ट सेक्शन में अपना एक चैप्टर कंप्लीट किया था. आज हम एक न्यू चैप्टर का आगाज करने वाले हैं, दैट इज योर रिएक्शन काइनेटिक्स. और ये हमारी एमजीके केमिस्ट्री का आप बोल सकते हो एक टिपिकल चैप्टर भी है. तो बेसिकली ये है क्या, व्हाट इज द रिएक्शन काइनेटिक्स. सबसे पहली बात, ये जो है वो आपके पास एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है किसी भी रिएक्शन के रेट के साथ. सबसे पहली बात, किसी भी रिएक्शन जो परफॉर्म हो रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर, बॉडी के अंदर, उसका जो रेट है उसके साथ ये डील करती है. दूसरी बात, जो फैक्टर्स उस रेट को अफेक्ट करें, ठीक है जी, जो फैक्टर्स जैसे कि आपके पास जो भी रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है उस रिएक्शन को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, उनके बारे में स्टडी करते हैं हम. और दूसरी बात, किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा हो, उनका मैकेनिज्म क्या है, उसको भी हम रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी आप बोल सकते हो कि एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं. ये क्या है आपके पास? इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. कौन सी केमिस्ट्री? इट इज द बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है जी, जो कि किससे डील करती है? which deals with the किससे डील करती है? सबसे पहली बात तो रेट ऑफ रिएक्शन, देन फैक्टर्स affecting rate of reaction, and last we have the mechanism of reaction. याद रखिएगा ये वाला जो चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ इन तीन बातों के इर्द घूमने वाला है, ठीक है जी. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, देन वी विल स्टडी अबाउट the factors that affect the rate of reaction, and lastly we have the mechanism of a reaction. any reaction, जो भी reaction हो आपके पास, तो यही बेसिकली यही तीन चीजें हैं जो आपके पास हम स्टडी करना. अगर आपको अपना लास्ट लेक्चर याद है ना, लास्ट चैप्टर याद हो केमिकल इक्विलिब्रियम, तो हमने उसको क्या बोला था कि वो एक आपके पास मैक्रोस्कोपिक स्टडी है, यानी आप कंपाउंड्स को मैक्रोस्कोपिकली यानी कि बज़ाहिर जो वो दिखते हैं वो आप उस वक्त उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हो. बट याद रखिएगा रिएक्शन काइनेटिक्स जो है वो आपके पास एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है किसी भी मैटर की, ठीक है. ये भी एक पॉइंट लिख लेते हैं, इट इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है. और इसका कोई भी याद रखिएगा ये इट इज नॉट कंसर्न विथ एंथैल्पी चेंज. जो भी एंथैल्पी चेंज हम स्टडी करते हैं, जो डेल्टा एच को हम स्टडी करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हमने हर वैल्यू के साथ इसका डेल्टा एच भी देखा था, लेकिन यहाँ पर डेल्टा एच इसके साथ कोई इसका कंसर्न नहीं, कोई इसका ताल्लुक नहीं, ठीक है जी. और ये जो है वो बेसिकली एक आप बोल सकते हो रिएक्शन होता है, किसी हद तक जो रिएक्शन हुआ उससे कोई ताल्लुक जो है वो इसका नहीं, इससे कैसी जो आपने स्टडी किया था केमिकल इक्विलिब्रियम उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं. ये बातें आपने थोड़ी सी अपने माइंड में फीड करके फिर आगे चलनी है. अब सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करना है, द रेट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन जो चल रहा है उसका रेट क्या है बेसिकली. First of all, we have the rate of reaction. अब
किसी भी रिएक्शन का बेसिकली जो रेट है ना, वो आपके पास हमेशा याद रखिएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम अक्सर आर से भी शो करते हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यानी अगर आप इसको सिंपली शो करना चाहो तो आर ऑलवेज इक्वल टू द डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन एंड डेल्टा टी। अब यहाँ पे वो कंसंट्रेशन किसको बोल रहा है? कंसंट्रेशन वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को भी बोल रहा है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को भी वो मुखातिब कर रहा है। यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या तो फिर रिएक्शन की कंसंट्रेशन। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम दोनों को एक साथ स्टडी कर रहे थे, बट इस केस के अंदर रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, या तो रिएक्टेंट्स की तरफ जो रिएक्टेंट्स जो रेट ऑफ रिएक्शन रखते हैं, या तो हम प्रोडक्ट का देखेंगे। ठीक है जी, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों में से किसी की भी एक की कंसंट्रेशन के अंदर अगर चेंज आए डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम, उनके रेट जिस रिएक्शन जो परफॉर्म हो रहा था उसकी रफ्तार के अंदर कोई जो कितना टाइम कंज्यूम करता है या उस टाइम के अंदर चेंज आना, उसको आप, ये आपके पास क्या है, एक रेट ऑफ रिएक्शन। यानी सिंपली आपके पास अगर आप इसको बोलो तो यही आपके पास डेफिनेशन है, एंड बेसिकली दिस इज योर आल्सो द फॉर्मूला। अब अगर आप रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, क्योंकि हमने अभी बात किया कि ये एक जनरल बात है, ठीक है, अगर आप इसको रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो आप क्या करोगे? अगर आपसे जस्ट पूछा जाए कि बताएं रेट, आपने कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, देन सिंपली you will put the formula and change in concentration of reactants, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और अगर आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए तो आपने क्या करना है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। Simply students, here you have the formula for calculating any rate of reaction of the reactants or the product. अब रेट ऑफ रिएक्शन को हमने देख लिया, डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? अगर हम सिंपल लफ्जों में बोले तो आप देखते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आपके पास परफॉर्म हो रहा है, उस रिएक्शन की तादाद, सपोज कर लें आपके पास ये क्या है, A प्लस बी, दिस इज योर रिएक्टेंट, और ये ट्रांसफर हो रहे हैं ए बी में, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन देखना है अकॉर्डिंग टू द रिएक्टेंट्स कि कितनी देर में आपस में कोलाइड हुए, क्योंकि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर आप कोई रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हो तो जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिफोर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट वो आपस में कोलाइड होते हैं, ठीक है। उनके अंदर कुछ एनर्जीज होती है जो उनको कोलाइड करवाती है, और उस कोलाइजन, उस टकराव के बदले में आपके पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये आपके पास रेट, अगर आप इसमें आपने देखना है कि किस रिएक्टेंट्स के रेट जो है वो किस स्पीड से टकरा रहे हैं, वो किस स्पीड के साथ वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका रेट क्या है, तो फिर आप इस तरह डिटरमाइन कर सकते हो। अगर आपने प्रोडक्ट देखना है कि वो प्रोडक्ट किस स्पीड से बन रहा है, याद रखिएगा हमने यहाँ पर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं लिया, हमने यहाँ पे कौन सा लिया है, इट इज अ इरिवर्सिबल, ठीक है जी। अब अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें, इसके यूनिट्स क्या क्या होंगे? यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं? रेट का यूनिट हमें पता है, हम क्या लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अगर कैलकुलेट करो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला तो कंसंट्रेशन का हमारे पास यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम का सेकंड। तो आपने सिंपली इसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्मूला पुट कर दो और फिर यूनिट निकालो तो क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब
पर सेकेंड, या अगर आप इसको इस तरह से लिखो मोल dm क्यूब सेकेंड इनवर्स। तो here the फॉर्मूला टू कैलकुलेट द आप बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये आ गया इसका यूनिट विथ इट्स फॉर्मूला। आपके पास जो भी रेट ऑफ रिएक्शन गिवन हो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपसे कभी भी पूछा जाए कि आपने कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन और आपको कोई भी इक्वेशन गिवन कर दी जाए और आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ बताई जाए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सको। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे पास सॉलिड लिक्विड की। व्हाट अबाउट द गैसेस? गैसेस का क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि गैसेस के लिए आप रिएक्शन काइनेटिक्स को फाइंड करें तो गैसेस में हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब जो है ना वो नहीं आता। यहाँ पर हमारे पास जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी लिख देते हैं, अगर गैस इन केस ऑफ गैसेस की केस के अंदर हमारे पास प्रेशर आ जाता है। कौन सा? पार्शियल प्रेशर। मस्ट रिमेंबर दैट। अब पार्शियल प्रेशर को आपको पता है हम किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं? इनटू द एटमॉस्फेयर, एटीएम, या हम इसे टॉर के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मोल पर डीएम क्यूब को रिमूव करके आप एटीएम या टॉर लगा दो और बाकी सारा यूनिट आपके पास वही रहेगा। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास बात हो गई पार्शियल प्रेशर की। ये सारा का सारा रेट जो है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब जो है वो बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपके पास वो रिएक्शन जो बहुत ही जल्दी हो जाए यानी कि फास्ट, एक जो स्लो हो, और तीसरा आपके पास वो जो आपके पास मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन हो। ठीक है जी, तो सबसे पहले इस बात को हम यहाँ पर अपने बोर्ड पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ठीक है जी, तो एज यू सी कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस मौजूद हैं, फास्ट, मॉडरेट एंड स्लो। फास्ट यानी कि ऐसा रिएक्शन जो आपके पलक झपकते ही कंप्लीट हो जाए, जिसे मतलब आप उस रिएक्टेंट्स को इस किसी बीकर के अंदर इन्वॉल्व करवाओ तो वो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो इतनी ज़्यादा स्पीड होगी कि वो ईज़िली हो सकते हैं। आपके पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट इजीली वेरी फास्टली हो सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, फास्ट वाले जो रिएक्शंस हमारे पास हैं, दे आर तकरीबन 10-12 यानी 10⁻⁻12 to 10⁻⁻18 आप बोल सकते हो, या 10⁻⁻16 यानी कि 1 सेकंड का भी आप बोल सकते हो 12वां हिस्सा। कितना कम हो गया ये रेट। यानी कि इस तरह आप आईलिड जब झपकते हो, जब आप ब्लिंकिंग करते हो आई की, तब भी आपको प्रॉपर सेकंड्स लगते हैं, बट फास्ट रिएक्शन के अंदर हमारे पास बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर आप बोल सकते टाइम लगता है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखना चाहो तो पास बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। उसको डिस्कस करने से पहले हम ना स्लो को डिस्कस करते हैं। अगर हम स्लो या मॉडरेट की बात करें, अगर आप मॉडरेट की बात करो तो वो रिएक्शंस जो कि मतलब पर्टिकुलरली टाइम टेकन हो, ठीक है जी, यानी कि वो ना कि ज़्यादा स्लो हो ना कि ज़्यादा फास्ट। अगर आप स्लो की बात करो तो स्लो की बेस्ट एग्जांपल हमारे घर में भी मौजूद है, डेट इज़ योर कर्डिंग, दही का जमना फ्रॉम द दूध। मिल्क में से जब वो दही बनता है तो वो तकरीबन एक पूरी फुल नाइट प्रोसेस होता है। दिस प्रोसेस इज़ रियली स्लो प्रोसेस एज यू कैन इमेजिन। वो बहुत इंतहाई स्लो प्रोसेस होता है हमारे पास, कर्डिंग, दही का जमना। ठीक है जी। सो अगर हम यहाँ पर फास्ट रिएक्शन की एग्जांपल लें तो आपके पास जो AgNO3 है मौजूद है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है जी। सिल्वर नाइट्रेट आपके पास बहुत ही फास्ट रिएक्शन परफॉर्म करवाता है किसके साथ? व्हेन इट विल रिएक्ट विद द NaCl। जब आप इसको NaCl के साथ
रिएक्ट करवाओगे ना, तो इसका जो रिएक्शंस आप जब देखोगे ना, तो आपके पास इतना ईजी जिस तरह जैसे ही आपने ऐड करोगे ना, उसी तरह से ये रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट के अंदर सारा का सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है जी। और वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, Ag जो है वो Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा और यहाँ पर NaNO3। ठीक है जी। सो ये हमारे पास रिएक्शन हो गया, आपके पास एक एग्जांपल हो गई एक फास्ट रिएक्शन की। सो कहने का मकसद ये था, सिर्फ बताने का मकसद ये था कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस प्रेजेंट हैं, एक फास्ट, एक मॉडरेट, एक स्लो। हमने उनकी एग्जांपल से भी इसको डिस्कस किया। अगर मॉडरेट की आप एग्जांपल लेना चाहो तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं, लाइक यू हैव द H2 + O2 एंड दे विल कंबाइनली फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 2 moles ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है और मॉडरेट की। और याद रखिएगा कि ये जो मॉडरेट है ना, ये बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा ना आपको दिखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो एस्टर की, उसके अंदर भी आपको ये रिएक्शन जो है वो ना मॉडरेट रिएक्शन दिखता है कि आपके पास एक मॉडरेट रिएक्शन से, एक मॉडरेट टाइम सीक्वेंस से चल रहा होता है वो पूरा का पूरा रिएक्शन, आप बोल सकते हो। अब हमें ना इसके साथ साथ इसके ग्राफ्स को भी डिस्कस करना है कि सारे के सारे ग्राफ्स जो है ना वो क्या बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हमें पता है हर ग्राफ जो है वो अलग मीनिंग दे रहा होगा। अगर आपको कभी एग्ज़ाम्स के अंदर ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला जाए कि आपके पास कोई ग्राफ जो है वो प्लॉट कर दिया गया हो और उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देन आई विल मेक यू टू एबल to answer these questions through with the help of the graphs. So let's plot a graph. So हमारे पास टाइम और कंसंट्रेशन ग्राफ जो है वो मौजूद है। हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने टाइम को प्लॉट किया और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने कंसंट्रेशन को प्लॉट किया है। ठीक है जी। अब आपके पास अगर आप कंसिडर कर रहे हो रिएक्टेंट्स जो कि आपके पास मौजूद हैं, अब आप उसको ग्राफ के अकॉर्डिंग किस तरह से प्लॉट करोगे। सबसे पहले लेट्स ड्रॉ द रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स आपको पता है जब उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती रहती है, बट एक ऐसा टाइम आता है जब वो बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स एक्सिस के अलोंग वो बिल्कुल स्टिक हो जाएगी। आपके पास रिएक्टेंट की लाइन है और अब आपके पास ये रही प्रोडक्ट की लाइन, यानी कि वो टाइम के साथ साथ उसकी कंसंट्रेशन जो है वो पहले आपके पास कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रही थी प्रोडक्ट की, बट टाइम अब ऐसी ये स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन कर्व हो जाती है क्या शो करती है कि अब आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन स्टॉप हो चुकी है बट टाइम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है जी। तो जब आप रिएक्टेंट्स को देखो कि वो कंसंट्रेशन उसकी पहले डिक्रीज़ हो रही थी, फिर एक टाइम आया कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो कि वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, और एक टाइम उनका भी आया कि वो भी टाइम उनके अंदर बढ़ रहा है लेकिन कंसंट्रेशन उनकी स्टॉप हो चुकी है। अब हम इसमें कैलकुलेट क्या करेंगे, आपने याद ये रखना है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक ऑफ स्लॉप, स्टिफनेस ऑफ द स्लॉप। स्टिफनेस यानी तिरछापन, इस स्लॉप के अंदर आने वाला जो तिरछापन आपके पास मौजूद है। अब तिरछापन यानी कि आपको पता ही होगा क्या होता है तिरछापन। तो इस स्लॉप अब क्या होता है हमें पता है, हम अपने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि स्लॉप हमारे पास क्या होता है। तो याद रखिएगा जितना स्लॉप जो है आपके पास वो डिपेंड करता है किस पर, तिरछेपन पर, यानी कि वो जितना तिरछा होगा। लाइट सपोज हम यहाँ पे पहले इसका आपके पास ये क्या है, आपके पास रिएक्टेंट्स है और दिस लाइन इज शोइंग यू द प्रोडक्ट्स। नाउ लेट्स ड्रॉ द स्लॉप। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्लॉप यहाँ पर ये बन रहा है, यहाँ पर एक स्लॉप बना लेते हैं हम। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमारा ये रहा आपके पास सेकंड स्लॉप, एंड हेयर यू हैव द थर्ड स्लॉप। यहाँ पर ये हमने एज स्लॉप कंसिडर्स कर लिए हैं। ठीक है जी। अब अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करता है। अब देखें आपको सबसे ज़्यादा
तिरछा कौन नज़र आ रहा है, किसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टीपनेस नज़र आ रही है। इसका स्लोप अगर आप देखो तो ये सबसे पहला वाला स्लोप जो है वो आपके पास, ये सेकंड, ये थर्ड, इनके स्लोप्स आप ज़रा गौर से देखने की कोशिश। ये पहले वाले का कुछ इस तरह से जा रहा है, बिल्कुल टेढ़ा। सेकंड वाले का अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा सीधा हो रहा है, ठीक है जी। अगर आप थर्ड वाले का देखो, अब थर्ड वाले का आपके पास जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, और फोर्थ वाला तो बिल्कुल ऊपर ही चला गया। आप देख सकते हो आप तिरछापन किसके अंदर ज़्यादा है, किसके ज़्यादा अंदर स्टिफनेस मौजूद है। एज़ यू कैन सी द फर्स्ट स्लोप के अंदर जो है स्टिफनेस वो ज़्यादा है, यानी कि स्लोप, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट होगा ना तब वो आपके पास रेट जो था ना वो सबसे ज़्यादा था। जिस तरह से रिएक्टेंट्स ख़त्म होते गए तो रेट भी कम होता गया, ठीक है जी। एक सर्टेन अमाउंट, एक टाइम आया जब आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो रुक गई, लेकिन प्रोडक्ट जो थे यानी कि टाइम जो था वो चल रहा था, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या शो हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टिफनेस ऑफ द, आप बोल सकते हो, स्लॉप, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर ये ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब आपके अकॉर्डिंग हमें एक और चीज़ भी डिस्कस करनी है। जब भी रेट ऑफ रिएक्शंस की बात आती है तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आता है रेट इंस्टेंटेनियस और एक आता है रेट एवरेज। अब इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर। अगर आपको रेट कैलकुलेट करना हो किसी भी रिएक्शन का एट एनी पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंट, आपको पता है हम किसे बोलते हैं, किसी भी लम्हे को। तो आपको किसी भी लम्हे के अंदर रहते हुए आपने रिएक्शन परफॉर्म करा, आप सडनली अंदर आते हो, आपने स्टूडेंट्स को दिया कि ना आप रिएक्शन परफॉर्म करो, अब आप चले गए, और आप जब सडनली अंदर आते हो, आप कोई भी वो रिएक्शन किसी भी स्टेज पर पहुंच चुका हो, आप उनसे पूछते हैं कि बताएं अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो जब आपने ये बात पूछी ना तो बेसिकली वो जो रेट ऑफ रिएक्शन बताया जाएगा ना आपको, वो होगा रेट इंस्टेंटेनियस, कि अभी का रेट। और रेट एवरेज क्या है कि जब जो है वो स्टार्ट हुआ था आपके पास, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था और जब वो ख़त्म हुआ, वो जो है वो रेट आपके पास एवरेज रेट आता है। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि दो इंस्टेंट पॉइंट्स के दरमियान जो रेट है वो आपके पास रेट एवरेज है, ठीक है जी। यानी कि कभी आपने सोचें कि आपने फर्स्ट स्लॉप पर एक रेट पूछा और फिर आपने सेकंड स्लॉप पर दूसरा रेट पूछा, आपने ये दोनों रेट्स पूछ तो लिए, अब आपके पास एवरेज रेट क्या आया कि फ़र्स्ट और जो आपके पास जो लास्ट आपने पूछा लास्ट टाइम, वो आप उन दोनों को अगर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास होगा एक रेट एवरेज, आप उसे बोल सकते हो। सो हाउ वी कैन डिफाइन दिस इन अ पर्टिकुलर डेफिनेशंस। So let's write the definition. It is the instantaneous change in concentration orientation. अब इंस्टेंटेनियस चेंज इन कंसंट्रेशन ओरिएंटेशन, बाकी सारे वर्ड्स तो ठीक है, ये ओरिएंटेशन क्या होता है बेसिकली। अगर आप अभी मोबाइल में देख रहे हो या पीसी में देख रहे हो आप, तो आपकी ओरिएंटेशन क्या है। अगर आपने मोबाइल जो है वो अगर ये मोबाइल आपके पास एक वर्टिकल रेंज में पड़ा हुआ है तो आपके पास ये वर्टिकल ओरिएंटेशन है, ठीक है जी। इन केस अगर ये मोबाइल जो है वो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली पड़ा हुआ है तो आपके पास ये जो होगी ओरिएंटेशन वो बेसिकली आपकी क्या होगी, हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन बेसिकली हम डायरेक्शंस को भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर वर्ड ओरिएंटेशन आपके पास बताया गया है कि किसी भी ओरिएंटेशन पर आप रेट को फाइंड किस तरह से कर सकते हो। अगर हम इस ओरिएंटेशन को अकॉर्डिंग टू द रेट यानी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग समझने की अगर कोशिश करें तो कंसीडर करें आपकी फ़र्स्ट ओरिएंटेशन और ये आपकी सेकंड, यानी कि पहले आपने फर्स्ट पॉइंट पर कैलकुलेट किया रेट इंस्टेंटेनियस, फिर आपने सेकंड। तो हमारे पास रेट एवरेज क्या है कि बिटवीन टू रेट इंस्टेंटेनियस, आप ऐसा बोल सकते हो कि जो इन दोनों के बीच में जो होगा आपके पास डिस्टेंस, वही आपका रेट एवरेज है।
अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो रेट इंस्टेंटेनियस का फार्मूला हमारे पास है R=dx/dt, और रेट एवरेज का आपको पता है हमारे पास फार्मूला R= डेल्टा कंसंट्रेशन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। वो तो ठीक है, डेल्टा हमें पता है, व्हाट अबाउट डी? डी यानी एक स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि किसी भी आप बोल सकते हो कि इस एक्स कंसंट्रेशन के अंदर जो स्मॉल चेंज है, एक हल्का सा चेंज है, उसे हम डी एक्स बोलेंगे, और जो हल्का सा टाइम के अंदर चेंज है उसे हम डी टी बोलेंगे। एज सेम एज डेल्टा कंसंट्रेशन, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन, अब किसी की भी कंसंट्रेशन में चेंज आ सकता है, या तो फिर रिएक्टेंट की या तो फिर प्रोडक्ट की, एंड डिवाइडेड बाय द चेंज इन द टाइम इज़ बेसिकली योर एवरेज रेट। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो हैं ये दो डेफिनेशन जो आपने आपने परफेक्टली समझ लेनी है, फिंगर टिप्स पर आने चाहिए आपको हर बेसिक टर्म्स जो हैं केमिस्ट्री की। अच्छा, एक कॉमन बात भी है हमारे पास इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड, और वो कॉमन बात आपको पता है क्या है? वो ये है कि जो रेट एवरेज है ना, बेसिकली इट इज़ ग्रेटर देन द रेट इंस्टेंटेनियस, यानी कि रेट इंस्टेंटेनियस से आपके पास जो रेट एवरेज होगा वो ग्रेटर होगा। सो हाउ वी कैन राइट इट? ठीक है जी। अब ये दोनों क्या इक्वल हो सकते हैं? ऑफ कोर्सली ये हो सकते हैं, बट इसकी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि आप इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो कर दो। अगर आप ज़ीरो टेम्परेचर कर रहे हो, ठीक है जी, टेम्परेचर जो है वो आपके पास ज़ीरो हो, तो फिर ये दोनों जो हैं रेट इंस्टेंटेनियस एंड रेट एवरेज विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर। सो स्टूडेंट्स, हियर यू हैव द रिएक्शन काइनेटिक्स का आज हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सब सेक्शन में हम इसको फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, एंड देन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो मुलाकात होती है आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।